नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सवाल 10 बजे और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग की, जो 23वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। हॉर्मुज पर ग्लोबल टेंशन के बीच दुनिया के 22 ताकतवर देशों ने ईरान के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोल दिया है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और इस बयान में ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों को वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताया है। इन देशों ने साफ कर दिया है कि ईरान की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो रास्ता है जहां से सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई होती है। ईरान ने हाल ही में निहत्थे व्यापारिक जहाजों और तेल पाइपलाइनों को निशाना बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे समुद्री सुरक्षा का उल्लंघन करार दिया है। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन अटैक की धमकियां तुरंत बंद करनी चाहिए। अगर ये तनाव और बढ़ा तो इसका असर दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। ईरान पर आरोप है कि उसने हॉर्मुज के रास्ते को बंद करने की कोशिश की है। उसने समुद्र में माइंस बिछाने और ड्रोन से जहाजों पर हमला करने जैसी हरकतें की हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हवाला देते हुए देशों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। समुद्री नेविगेशन की आजादी एक मौलिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता है। ईरान की इन हरकतों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा सकती है। सभी देशों ने एकजुट होकर कहा है कि वो हॉर्मुज के रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसके लिए समुद्री सुरक्षा और फ्री नेविगेशन को सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। बयान में यह भी साफ कर दिया गया है कि जो देश इस सुरक्षा योजना में शामिल हैं, उनका स्वागत है। साथ ही प्रभावित देशों को आर्थिक मदद देने के लिए IFIS और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की वजह से तेल और गैस सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर एक सीनियर अमेरिकी मिलिट्री कमांडर ने बताया कि अमेरिका ने शनिवार को ईरान के तटीय और अंडरग्राउंड मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं, जिन्हें स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग के लिए खतरा माना जा रहा था। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो स्टेटमेंट में यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के तटीय इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिसमें एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और समुद्री रुकावट की क्षमताओं से जुड़ी अंडरग्राउंड साइट्स शामिल है। उन्होंने इस ऑपरेशन को कमर्शियल शिपिंग लेन के लिए खतरों को बेअसर करने के मकसद से बताया। अमेरिका ने बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने के अपने कमिटमेंट की बात की है, जो ग्लोबल ट्रेड, खासतौर से खाड़ी से तेल एक्सपोर्ट के लिए एक जरूरी रास्ता है। अमेरिका की कार्रवाई तेहरान की उस बड़ी कार्रवाई के बाद हुई है जिसमें कहा गया है कि उसने डिएगो गार्सिया में यूएस यूके के जॉइंट मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी, जिससे उसकी जानी मानी स्ट्राइक क्षमता में एक बड़ा विस्तार हुआ है। इन सब के बीच ईरान ने इजरायल पर कल बड़ा प्रहार किया। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के दक्षिणी शहर डिमोना पर ईरानी मिसाइल हमले की खबर सामने आई। इजरायल के मुताबिक ये मिसाइल उस इलाके में गिरी जहां देश का परमाणु संयंत्र स्थित है। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं और इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी जुड़ा है, जिनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 23 दिन से जारी इस युद्ध की आगे दिशा और दशा कैसी रहने वाली है। तो एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साहे, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और रमेश ठाकुर भी मेरे साथ जुड़े, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साहिब साहब, पहले आपके पास आ जाते हैं। अभी तक की जो स्थितियां देख रहे हैं, उस पर क्या कमेंट आपका? अभी क्या नजर आता है 23 दिन, और उसके बाद क्या लग रहा है? अंतहीन है, दिशाहीन है ये पूरा युद्ध? मोनिका, पिछले 24 घंटे के जो डेवलपमेंट्स हैं वो अचानक से पूरा इसका एस्केलेशन मैट्रिक्स जो बोलते हैं हम वॉर में, उसको ऊपर ले जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि साउथ पार्स पे जो हमला किया था इजराइल ने, जिसके लिए अमेरिकन प्रीमियर ने तुरंत बोला कि हमारी जानकारी में नहीं है, हमने नहीं क्लियर किया था, लेकिन इससे पहले कि वो डैमेज कंट्रोल कर पाते, उस गैस फील्ड के ऊपर हुए हमले के जवाब में ईरान ने परसों ही वापस कतार पे हमला किया, उनके गैस प्लांट पे, जो कि बहुत मेजर एस्केलेशन माना जा रहा था। और ये अभी ठंडी भी नहीं हुई थी बात कि यूएस प्रेसिडेंट से अंडर सम एडमोनिशन बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हाँ, हमसे ये हुआ है हमला, हमने यूएस को नहीं बताया था। हालांकि ये झूठ था,
वो सारा कोऑर्डिनेट करके हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी बात रखी कि हमने ये बिना पूछे किया था और हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इतना करने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि डेगो गार्सिया पे, जो कि 4000 किलोमीटर, और अब तो ये जग जाहिर है कि मैं जो यूएस कह रहा था कि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, ईरान हमेशा से ये मेंटेन करता था कि उनके पास 2000 किलोमीटर से नीचे की ही हैं। तो ये जो हमारी डिमांड है, मतलब आईडीएफ की और यूएस की, कि उससे ज्यादा की मिसाइल प्रोग्राम्स को ये डेवलप ना करें, वो एक झूठ था। उन्होंने दिखाया कि उनके पास डिएगो गार्सिया तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइलें हैं, और ना सिर्फ हैं, पिछले 22 दिनों के अटैक्स के बाद भी ये मिसाइल्स बरकरार थी, उन पे वॉरहेड लगा के छोड़ा गया। हालांकि वॉरहेड किस टाइप के थे वो पता नहीं चला, क्योंकि ये दोनों ही मिसाइलें डिएगो गार्सिया तक पहुंची नहीं। एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गई थी और एक को मेरे ख्याल किसी फ्रिगेट ने टेक डाउन किया था। तो ये जंग बहुत तेज बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में नतान्ज पे जो हमला किया, हाँ। जिसके लिए फिर से ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसराइल कह रहा है ये हमला हमने नहीं किया है, जी। और यूएस ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग ब्रैड कूपर, उन्होंने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। शायद आज वो कुछ बताएंगे। और इसके रिटेलिएशन में डिमोना पे जो इन्होंने हमला किया ईरान ने, जो अभी तक का ईरान द्वारा इसराइल पे किया गया सबसे बड़ा हमला माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डैमेज। 50 से 60 इजरायलीज एक साथ हिट हुए हैं। जी। और एक 30 सेकेंड्स और, कि एक बहुत मेजर गैप दिखा है पहली बार इजरायली एयर डिफेंस में, उनकी इम्प्रेगनेबल एयर डिफेंस, और खास करके एक न्यूक्लियर सिटी के अगल बगल जहां पे कोई मिसाइल नहीं घुस सकनी थी, उसमें 7 या 8 मिसाइलों का एक साथ हमला हुआ है, और एक बिल्डिंग पर जाकर गिरी है। और इसी वजह से पहली बार इस 22 दिन में इजराइल ने ऑफिशियली एक इंक्वायरी लॉन्च की है कि यह मिसाइल डिमोना में कैसे गिरी, व्हाट फेल्ड द एयर डिफेंस सिस्टम। दी रंजना। ठीक है, एक बार मैं आ रही हूँ दिनेश शर्मा जी आपके पास। अब ये जो तमाम देशों की गोलबंदी है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अब दबाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा यहाँ पर ईरान में और कहीं पर? हालांकि आप साहिब साहब ने जिक्र किया कि पिछले जिस तरीके से डेवलपमेंट हुए पिछले 24 घंटे में, इससे तो लग रहा है तीव्रता और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ये जो देशों की गोलबंदी है, आपको लगता है इससे कोई इंपैक्ट या कोई दबाव यहाँ पर पड़ेगा ईरान पर? देखिए मैडम, तकरीबन 2 हफ्ते के युद्ध के दौरान जो है ज्यादा रिएक्शन जो है बाकी कंट्रीज की तरफ से नहीं आ रहे थे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब युद्ध एक क्षेत्र में होता है तो ये सिर्फ उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, बल्कि बाकी कंट्रीज को भी प्रभावित करता है। जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया है, या उसके ऊपर नियंत्रण किया है, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज से जिनकी तेल और ऊर्जा सप्लाई होती है, उनके ऊपर काफी असर पड़ा है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने एक प्रकार से अपील की है और एक प्रकार से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया जाए, क्योंकि इसके जो है बहुत ही ज्यादा फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होंगी, चाहे वो एशिया है चाहे यूरोप कंट्रीज है। इसके साथ साथ जो है इस बात को इतना सीरियस लेते हुए अमेरिका ने भी सबसे पहले तो उन्होंने नाटो कंट्रीज के साथ रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने युद्ध पोतों को भेजे ताकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को जो है फंक्शनल किया जाए। और इसके साथ साथ जो है कभी उनके बयान आते हैं कि देखिए अमेरिका तो यहाँ से किसी प्रकार का तेल की डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये बाकी देश जिनकी अर्थव्यवस्था यहाँ से आने वाले तेल के ऊपर निर्भर करती है, उनको भी आना चाहिए। एक प्रकार से ये इसको इस ढंग से भी लिया जा सकता है कि वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, और साथ के साथ दूसरा ये भी इंडिकेशन है कि वो एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, या इंडिया है, या बाकी कंट्रीज हैं, कि आप भी आकर जो है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करें। जिस तरह से मेरे साथी ने अभी बता दिया कि पिछले 24 घंटों के अंदर जिस प्रकार के अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं, वो वाकई में ही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मुझे एज ए आर्मी मैन मैं ये कह सकता हूं कि ईरान जो है वो अपना जो वार को जो है बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आगे ले जा रहा है। हाल की घटना जो है डिगो गार्सिया के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया है, इसका एक साइकोलॉजिकल बढ़त बनती है ब्रिटेन के ऊपर और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर कि भाई देखो ऐसा है कि मेरे पास कैपेबिलिटीज है, मैं लंदन हो, बर्लिन हो, या बाकी और कंट्रीज हो, मैं उनके ऊपर भी प्रहार कर सकता हूं अगर आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएसए या इजराइल की मदद की इस युद्ध के अंदर। साथ के साथ जो है
ब्रिटेन को तकरीबन 2 दिन पहले ही उन्होंने एक प्रकार की वार्निंग दे दी थी ईरान की तरफ से कि अगर आपने हिस्सा लिया तो हम आपको भी टारगेट करेंगे, और जिसका नमूना जो है आपने डिगो गार्सिया के ऊपर ले लिया। ठीक है लेकिन रमेश इसके ठाकुर साथ जी, साथ सर मैं लौट रही हूं आपके पास। रमेश ठाकुर जी अभी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश ठाकुर जी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश तो ये की गई है ईरान की तरफ से, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित किया है, कि बाकी देश भी हस्तक्षेप करें, जो बाकी कंट्रीज हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये भी बताया जा सके कि मेरा दबदबा कितना है, मैं क्या कुछ कर सकता हूं, मेरा इन्फ्लुएंस कितना है, मुझे आप हल्के में ना लें। लेकिन आपको लग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करके ईरान ने यहां पर एक तरीके से ये जो चाल उसने चली उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पहले तो नेटो कंट्रीज कह रहे थे कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से गोल बंदी हुई है कि भाई हम भी, हमारा भी इफेक्ट, मतलब हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, देखिए, हल्के में ना लेने की भूल तो मुझे लग रहा है अमेरिका और चाइना अब करते हुए दिख रहे हैं। और रही बात स्ट्रेट हॉर्मुज की बात है, वो देखो उनका अधिकारी क्षेत्र है, और जब जंग होती है उसमें सब जायज होता है। अपने का बचाव भी होता है, और अपने अधिकृत चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाना, वहां कोई इंटर ना कर पाए, ये उनका अपना एक अधिकार होता है, और जो जिसका अधिकार का इस्तेमाल मुझे लग रहा है ईरान इस समय करता जा रहा है। अब बात यहाँ आ जाती है कि ये युद्ध 22-23 दिन तक खिंचा क्यों? क्योंकि ये तो इसकी उम्मीद मुझे लगता है कि इजराइल और जॉइंट वेंचर इनका जो वॉर चल रहा है अमेरिका, इन्होंने कभी नहीं सोचा था। अमेरिका का शुरुआत में व्हाइट हाउस से एक बयान आया था कि ये हम लोग 2 या 3 दिन में इस पूरे जंग को हम लोग खींच लेंगे। जब उन्होंने खामनेई की जब हत्या करी, उसके बाद में ये साफ हो गया था कि अब उनके यहाँ जो लीडरशिप है बहुत कमजोर हो गई है, और उनका एयर सिस्टम भी बहुत कमजोर हो गया। लेकिन जिस दिलेरी के साथ में उन्होंने जवाब दिया है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद में वर्ल्ड की जितनी भी और भी सारी कंट्रियां हैं, उनकी तरफ सहानुभूति भी आ गई है, कई लोग उनके पक्ष में खड़े भी हो गए हैं। अब चैप्टर यहाँ इसके बाद खुलता है कि इस जंग से ये 3 देश इसमें शामिल हैं प्रत्यक्ष रूप से। अब इसमें दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की मुझे लग रहा है परतें अब खुलने लगी हैं। हालांकि हम लोग बचे हुए थे भारत की तरफ से कि अभी ये चीजें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालनी है। जिस तरीके से लेकिन अब परसों भारत भी तो तेलों में ऑल्टरनेटिव्स तलाश रहा है ना, अमेरिका से अब वो हो रहा है ना कि भाई अमेरिका से एलपीजी लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि भारत पर इम्पैक्ट नहीं है, इस बात को तो नहीं खारिज कर सकते हैं रमेश ठाकुर जी? नहीं, मैं उसी यार देखो, ये नौबत आई क्यों फिर? इस जो हमारे पारंपरिक, जहां से हम लोग एलपीजी, गैस, क्रूड ऑयल और जो हमारा आयात निर्यात होता रहा है, वो हमारा स्मूथ चल रहा था। अब जैसे ही आपने कहा कि अब अमेरिका से लेंगे या फलानी किसी कंट्री से लेंगे, अब उसमें दाम भी ज्यादा जाएगा, उसकी प्राइसेस जो रेट है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। ये नुकसान तो अल्टीमेटली हमें हो ही रहा है ना। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की स्थितियां परिस्थितियां क्या बनेगी। अब जो पूरा वर्ल्ड इस वॉर के बाद में देख रहा है, तो बहुत बहुत भयावह है। अभी दिनेश जी ने जिस तरीके से कहा कि जो स्थितियां हैं वो आगे की सही नहीं है, बहुत गलत दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। इसमें अमेरिका जो चाहता है, शुरुआत में सबको पता है, उसका एक शक्तिशाली होने का और एक शक्ति प्रदर्शन करने का वो हमेशा से उनका रहा है। वेनेजुला के जिस राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया, जो गैर कानूनी था, उसके बाद में भारत के ऊपर ग्रीनलैंड का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। साई साहब, आप क्या ईगो की लड़ाई मान ले? परमाणु संयंत्रों को निशान बनाना, कहीं ना कहीं ऊर्जा सेक्टर्स जो है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, उनको निशाना बनाना, ये तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध ऐसे रुकेगा ही नहीं। मोनिका, ये ईगो की लड़ाई ईरान की तरफ से है। मेरा बड़ा क्लियर कंसेप्ट है, अमेरिका और आईडीएफ, यूएस और आईडीएफ अपने मिशन पे बने हुए हैं। वो कुछ वर्ड्स चेंज करते हैं। कल एक बहुत इंटेलिजेंट इंसर्शन किया उन्होंने मोनिका। अभी तक वो कहते थे द मिशन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिग्रेड ईरान कैपेसिटी कैपेबिलिटी टू वेज अ वॉर। उनके युद्ध करने की क्षमता को कम करना था, ये अमेरिका कह रहा था। कल उन्होंने 2 शब्द इसमें ऐड किए हैं कि हम ईरान की अमेरिका के खिलाफ लड़ाई की क्षमता को कम करना चाहते हैं। ये हर वर्ड जो इंसर्ट किया जाता है मोनिका, इसका एक मैसेजिंग होता है। और वो एस्केप रूट की तरह, जब उन्होंने बोला कि वी आर वाइंडिंग डाउन, उसके कुछ घंटों के बाद उन्होंने ये बोला कि हमने ईरान की अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करने की क्षमता को डिग्रेड किया है। तो देखिए, एक इंसर्शन ऑफ 2 वर्ड से कितना उसका मतलब चेंज हो गया है। और ये भी दिखाता है कि अमेरिका फाइनली विद इन गिवन टाइम फ्रेम ऑफ 1 वीक यहां से डिसएंगेज कर सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ वर्ड्स बड़े इंटेलिजेंट यूज किए। एक उन्होंने बोला, वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर अ सीज फायर। व्हाई शुड वी गो फॉर अ सीज फायर जब हमारा मिशन
ठीक से चल रहा है। वो ये बीच में ब्रेक नहीं देना चाहते थे क्योंकि उससे रीइंफोर्समेंट्स आती, चाइना कुछ करता, रशिया से कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ रीअलाइनमेंट ऑफ सैटेलाइट्स होती। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सीज फायर नहीं करेंगे, रिलेंटलेस स्ट्राइक्स करेंगे और एक बार में वहां से विड्रॉ करेंगे। हॉर्मुज को, खार्क को और साउथ पार्स को, इन तीनों नामों को मोनिका आपके दर्शक याद रखें, इन तीनों पे एक्टिविटीज अभी चलती रहेंगी कुछ दिनों के लिए। और इससे ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा मोनिका, क्योंकि ये रेडिकल जो लीडरशिप थी ये रूथलेस है। पिछले 3 दिनों से उन्होंने फिर से अपने इनोसेंट ईरानियंस जो उनकी रेजीम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनका पब्लिक प्रोसिक्यूशन, उनका पब्लिक शूटिंग एंड किलिंग शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग सम वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। 18-20 साल के लड़कों को ईरान ने फिर से, IRGC का जो मिलिट्री विंग है, इट इज अ बंच ऑफ क्रिमिनल्स, और जितनी ज्यादा उनको नेस्तनाबूद किया जाए वो दुनिया के लिए अच्छा होगा मोनिका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।